हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है और इसमें जो है हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके जो है बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्लास जो है वो टीआरई 4 के विद्यार्थियों के लिए और इसके अलावा जो है ये आप 71वीं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोनों लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। निश्चित रूप से दोनों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डेली क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री और पॉलिटी और ईवीएस, साइंस सभी की क्लासेज जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चाहे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी क्लासेज का जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, ये सारे क्लासेज जो हैं आपके घटना चक्र की बुक के हैं जो आपका 35वीं से लेके और 17वीं बीपीएससी तक हम लोगों ने आपको कवर कराया हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये रामबाण होने वाला है बीपीएससी की तैयारी में। ठीक है, हमारा सेशन का पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 17 है जो कह रहा है कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इनमें से किस प्रकार के वन जो हैं वो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है? देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और बारिश जो है वो ना के बराबर होगी। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में। इसके अलावा जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो पतझड़ वन भी जो है वो बारिश वाले और ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे जो है सर्दियों में बारिश नहीं होती है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जहाँ पे जो है हर सीजन में बारिश होती है और टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हाई भी रहता है, उस एरिए में जो है ये पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि आपसे कह रहा है कि पट्टी सीमा जो परियोजना है ये निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से संबंधित है? ठीक है, पट्टी सीमा परियोजना जो है ये निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से संबंधित है? क्या वो कृष्णा और कावेरी से है या गोदावरी और महानदी से है, कृष्णा और गोदावरी से है और गंगा और ब्रह्मपुत्र से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो है एकीकरण से जुड़ी हुई है पट्टी सीमा परियोजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है तो आपसे पूछा जा सकता है। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये ऑलरेडी जो है वो पूछा जा चुका है। देखिए, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो कार्यान्वित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, किससे पूरा होता है ये आपको बताना है। 52वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो क्या वो बृहद परियोजनाओं से होता है या लघु परियोजनाओं से होता है या लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है या मध्यम से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, दोनों से जो है वो होता है। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, लघु सिंचाई परियोजनाएँ क्या होती हैं? तो इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62% जो है से अधिक सिंचाई इसी प्रकार के लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% सिंचाई क्षमता जो है वो पूरी होती है। इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो क्षमता अधिक होगी। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहा है कि सारण नहर जो है या सारण सिंचाई नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो सारण नहर कहाँ से निकलती है तो आप सभी को पता होगा। मैं पहले भी ये सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। एक प्रकार से ये आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। तो ये जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक नदी से निकलती है। याद रखिएगा, गंडक जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल आपसे
पूछा गया है। ठीक है, देखिए गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें जो है निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इसे हम भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानते हैं, ये कहाँ से निकाली गई है। ठीक है, उसका नाम जो है जिस स्थान से निकलती है और जिस स्टेट से निकलती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक्टिविटी करने से आपको जो चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद रहती हैं। हमारा अगला सवाल है जो 60 से लेकर 62 बीपीएससी में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में जो है वो सिंचाई होती है। तो बिहार में जो है वो आपका कौन सी नहर से सिंचाई होती है, तो वो त्रिवेणी नहर से होती है। याद रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर नहीं होती, शारदा नहर भी नहीं, और ऊपरी गंगा नहर भी सही नहीं है। त्रिवेणी नहर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 60 से लेकर 62 बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है या नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया। क्या कह रहा है कि भारत में पानी का उपयोग सर्वाधिक जो है किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप सभी जो है इसको आराम से टिक कर देंगे और आराम से क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग पानी का होता है अपने यहाँ वो सिंचाई के लिए होता है। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। आपसे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है ये संयुक्त परियोजना किसकी है। क्या वो हरियाणा पंजाब राजस्थान की है, या हरियाणा पंजाब दिल्ली की है, या हरियाणा जो है पंजाब और हिमाचल की है, या पंजाब दिल्ली राजस्थान की है। देखिए 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान की जो है वो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की जो है वो संयुक्त परियोजना है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास से सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। और उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार ये आपसे पूछा जाता है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, सतलज नदी पर। 45वीं बीपीएससी जो है 2001 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जो है जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जो है वो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। याद रखिएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आपसे 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया और कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है वो लगाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से पूछ रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से जब पूछा जाएगा तो चारों विकल्प में से ही आपको बताना पड़ेगा। हमारा अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अर्जुन के साथ हमेशा कौन रहता था, तो अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण भगवान रहते थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों राज्यों में जो है वो फैली हुई है। हमारा अगला सवाल हीराकुंड बांध से है। कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो नागार्जुन सागर हो या हीराकुंड बांध हो या शिव समुद्रम जलप्रपात हो, ये सभी आपसे घूम फिर के जो है सवाल इससे बनते हैं। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये जो है आपका महानदी पर है। याद रखिएगा विकल्प सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका जो है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई पर और 4.8 किलोमीटर लंबा मुख्य बांध है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखिएगा। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है
और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है वो सिंचित की जाती है। हमारा अगला सवाल है कि मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाए गए हैं। तो किस नदी पर मैथान, तिलैया और बेल पहाड़ी बांध निर्मित हैं? तो ये आपकी जो है वो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। और 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में आपसे यह सवाल पूछा गया था। देखिए, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण जो है वो दामोदर की सहायक नदी बराकर पर किया गया है, और ये जो है दामोदर घाटी परियोजना के प्रथम चरण में इनका निर्माण जो है वो किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। ठीक है, बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया, और क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। तो ये किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल झारखंड में ये आपकी देखने को मिलती है नदी। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। 5 जनवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल, जिसे हम मंडल डैम के नाम से जानेंगे, परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है, इसी नदी पर जो है वो निर्मित है। हमारा अगला सवाल है कि चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। चंबल नदी पर जो है वो राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, और यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे से जो है सबसे पहले अपडेट मिल जाया करे। हमारा अगला सवाल है कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। तो कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें, या एक ही साथ 2 फसलें, या अन्य फसल के साथ जो है 1 फसल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, विभिन्न मौसम पर जो है वो 2 फसलें। ठीक है, विभिन्न मौसम पर 2 फसलें इसका सही जवाब हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी जो है प्री 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, कृषि में जो है युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय है कि एक फसल वर्ष के अंतर्गत ही एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का जो है वो उत्पादन करना है। इसीलिए विकल्प हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ठीक है, कृषि उत्पादकता किससे बढ़ सकती है? क्या वो सिंचाई से बढ़ सकती है, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज से हो सकती है, ठीक है, या उर्वरकों का प्रयोग हो सकता है, या कीटनाशकों का प्रयोग हो सकता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप जानेंगे कि ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हमारे सही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है, ई विकल्प हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ये आपका 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, दिए गए विकल्पों में सभी जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के रास्ते हैं, इसीलिए हमारा एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है कि 2020 में जो है वो भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा जो है वो सर्वाधिक था। क्या वो दाल का था, या मोटे अनाज का था, या चावल का था, या गेहूं का था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो सर्वाधिक रकबा जो था वो किसका था, तो वो चावल का था या धान का था आप कह सकते हैं। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में जो है चावल का रकबा जो है सर्वाधिक था, और 2021-22 में भारत में चावल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान जो है वो सबसे ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में जो है चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हमारा अगला सवाल जो हरित क्रांति से रिलेटेड है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो क्या वो हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, या गहन कृषि जिला कार्यक्रम, या एक
उच्च उपज किस्म किस कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, तो उन्नतशील बीजों की किस्मों से, ठीक है। तो याद रखिएगा सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब से 64वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देखेंगे। क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 में माना जाता है, जब भारत में उच्च गुणवत्ता उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया और भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से जो है वो की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किसमें की है, किसके उत्पादन में, तो चावल के, दालों के, या पटसन के, या आपका गेहूं के उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा प्रगति जो हुई है वो गेहूं के उत्पादन में हुई है। याद रखिएगा हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात भारत ने 1966-67 में हरित क्रांति का जो है वो आगमन हुआ और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है वो गेहूं के उत्पादन में की है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति जो आई थी उसके संबंध में आपका क्या सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। तो ये गलत हो जाएगा। जब एक बार लाभान्वित हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन मुख्यतः ये भी नहीं सही है। अगला कह रहा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका एक जवाब जो है वो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब पार्शियली ही सही है, ठीक है। हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो हमारा दूसरा विकल्प जो है ये हमारा सही होगा और हम थोड़ा सा छोटा करके अगला भी पढ़ लेंगे। आपसे कह रहा है कि इसका लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो हमारा दूसरा और चौथा जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा विकल्प दिया गया है इसका जो है वो दूसरे में ही समायोजन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ये आपका 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में आपसे सवाल पूछा गया था। देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। कह रहा है भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना था। पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को जो है छोड़ने की बात कहीं नहीं की गई है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति की घटक जो है वो चुनिए। क्या कह रहा है कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों की बीज, तो ये सही हो जाएगा। सिंचाई भी आएगी, ग्रामीण विद्युतीकरण भी आएगा और ग्रामीण सड़क और विपणन भी आएगा। तो ये हमारा जो है वो चारों सही हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छी उत्पादन और अच्छी लागत के लिए और अच्छा जो है वो मुनाफा प्राप्त करने के लिए चारों चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। 48 से लेके 52वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई एवं अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति जो है वो उपयुक्त चारों घटक जो है इसमें समाहित होते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है वो किससे है। तो इंद्रधनुष में बहुत से रंग होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। VIBGYOR इसे शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं। वायलेट से शुरू होता है और रेड पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हरित क्रांति भी हो जाएगी, नीली क्रांति भी हो जाएगी, श्वेत क्रांति भी हो जाएगी और आपका उपयुक्त में से एक सभी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सफ़ेद प्रकाश भी दिखता है इंद्रधनुष में और नीला और हरा भी दिखता है। ये सारे जो है दिखते हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत जो है इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि काली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो काली क्रांति आपका क्या वो मत्स्य उत्पादन से है या कोयला या कच्चा तेल या सरसों से। तो काली क्रांति जो हो जाएगी उसका संबंध जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। आपसे 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है।
देखिए, काली क्रांति का संबंध है जो है वो पेट्रोलियम या कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ और उनके उत्पादन इस प्रकार हैं: नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज उत्पादन से है। हमारा अगला सवाल है कि हरित क्रांति के कारण जो है निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको क्वेश्चन करवाया था कि सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है, तो वो गेहूँ के उत्पादन में हुई है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी CDPO प्री 2005 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। और भारत में हरित क्रांति के कारण जो है गेहूं के फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो रबी की फसल से संबंधित है। कह रहा है नकदी फसल इसमें से कौन नहीं है। नकदी फसल का मुख्यतः क्या किस रूप में जाना जाता है, जिसको हम बेच के सीधा सीधा पैसे कमाते हैं। ठीक है, जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसका प्रमुख उत्पादन जो होता है वो बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो सम्मिलित नहीं है। देखिए गन्ना भी जो है नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है वो खाद्यान्न फसल है। तो डी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर 9वीं 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है 8/12/2023 को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल आपने देखी होगी, आपकी जो है वो अरहर की फसलें जैसे होती हैं वैसे ही उसमें फली, जैसे मटर के दाने लगते हैं वैसे फलीदार फसल होती है। ठीक है, ऐसे ही रूप में उसमें जो है वो फल लगते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो जो दलहन की फसलें हैं, जितनी दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, चाहे अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, ये सारे जो है वो फलीदार फसलें हैं। तो इसीलिए ए विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो प्रश्नगत विकल्पों में से दलहन की फसलें फलीदार होती हैं। ठीक है, दलहन के अंतर्गत मुख्य रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, बाकड़ा इत्यादि आते हैं और दलहनी फसलें प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य आपका कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी तक ये सवाल आपका पूछा गया है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत का अधिकतम, एक मिनट हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में जो है 33.95 मिलियन टन गेहूं उत्पादन किया था, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब जो हैं वो आते हैं। देखिए ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और बदलते रहते हैं। ये 2021-22 की बात है, तो कमेंट बॉक्स में कोई ये पंत कहिएगा कि मैंने गलत पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करिएगा। ये आपके जो है स्टैटिक आंकड़े नहीं हैं, ये आपके बदलते रहते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी खाद्य फसल खाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा हमारा चावल खाया जाता है भारत में, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो चावल डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1996 में ये सवाल जो है पूछा गया था। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो है 2021-22 में जो है भारत में जो है 46.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की एवं 30.47 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा चावल जहाँ पैदा होता है उसी को हम भारत के जो है वो चावल के कटोरा कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या वो केरल तमिलनाडु में होता है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में होता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है या सिंधु गंगा मैदान में होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन होता है कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ठीक है, आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है वो बाढ़ ला के, ठीक है, और आपकी जलोढ़ मिट्टी ला के इकट्ठा करती हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होता है और यहाँ पे चावल की फसल भी जो है वो अच्छी होती है और बारिश भी अच्छी ढंग से होती है। चलिए इसी बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था। विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 2021-22 में या 20-21 में आंकड़ों के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का
2.25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है और यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में से विस्तृत है। ठीक है, तो इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद है सवाल जो है वो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।